हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य की पंचरत्न में। हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र की चर्चा कर रहे थे और विस्तार पूर्वक देख रहे थे एक एक काव्य शास्त्रियों को जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम अगली कड़ी में धनंजय को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए धनंजय जी को। एक बात बताना चाहूँगी दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा कि काव्य शास्त्र तो हम लोग 2 दिन में पढ़ के एग्ज़ाम पास कर लेंगे, तो ये सोच आप लोगों की बहुत गलत है। और लगता है कि हम लोग पास जब एग्ज़ाम आएगा उसी समय पढ़ लेंगे। तो इसी से क्या होता है, हमारा क्वेश्चन भी करता है और 5 क्वेश्चन तो आने तय ही हैं काव्य शास्त्र थे, है ना। तो इसीलिए शुरू से आप लोग अध्ययन कीजिए ताकि एग्ज़ाम के समय में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक, एक एक नंबर एक एक पॉइंट से चूक जाते हैं तब पछताते रह जाते हैं, है ना। तो समय है अभी आपके पास, नेट एग्ज़ाम का फॉर्म आया भी नहीं है, कुछ दिनों बाद आने की संभावना है, इसीलिए आप लोग अभी से कवर करते जाइए सारे चीज़। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं धनंजय पे। और जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, जो जो चीज़ आप लोगों के लिए रखा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, इसको यहाँ से बाहर नहीं आएगा। ठीक, चलिए। धनंजय धनंजय 10वीं सदी का उत्तरार्ध, इनका समय है 10वीं सदी का उत्तरार्ध। और इनके भ्राता धनिक दोनों परमवंशी नरेश राजा मुंज, जिनका समय था 774 से 94 ईस्वी की राज्यसभा के सम्मानित कवि थे। कौन कौन? धनंजय और उनके भ्राता, मतलब उनके भैया, है ना। दोनों क्या थे? परमवंशी नरेश राजा मुंज, जिसके बारे में आप लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ते हैं, है ना। तो यही राजा मुंज के, जिनका समय था 774 से 94 ईस्वी की राज्यसभा के सम्मानित कवि थे। ठीक, याद रखिए, राजा मुंज के राज्यसभा के सम्मानित कवि धनंजय और उनके भ्राता धनिक। ठीक, चलिए। धनंजय और उनके टीकाकार धनिक दोनों ही ध्वनि विरोधी एवं रस सिद्धांत की प्रबल समर्थक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में पूछता कि कौन ध्वनि विरोधी हैं, कौन रस सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं, तो आप लोग याद करते चले यहाँ से। ठीक, तो धनंजय और उनके जो भैया धनिक थे, दोनों ही ध्वनि विरोधी थे। ठीक, ध्वनि सिद्धांत के विरोधी थे और रस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। ठीक, चलिए आगे। धनंजय की रचना 10 रूपक की तो कई बार पूछा गया है, आप लोग याद भी होगा आप लोगों को, फिर भी याद रखिए। धनंजय की रचना 10 रूपक, ये क्या है? नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ है, जिस पर उनके भाई धनिक ने अवलोक नामक पद्य में टीका लिखी है। सॉरी, ये पद्य नहीं है, गद्य है। ठीक, तो उनके भाई धनिक, इसमें 10 रूपक एक नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ है और उसमें धनिक नामक उनके जो भ्राता थे उन्होंने गद्य में टीका लिखी थी और काव्य निर्णय नामक एक अलंकार ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, आगे चलेंगे। धनंजय नाट्य विषय के लेखक हैं। इन्होंने 10 रूपक में नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का विवेचन किया और इस रचना में 4 प्रकाश और 300 कारिकाएं हैं। ठीक, जो धनंजय का तो हम लोग देख ही चुके, इनका 10 रूपक किस टाइप का ये ग्रंथ है, तो नाट्य शास्त्री, है ना। तो धनंजय नाट्य विषयक लेखक हैं। इन्होंने 10 रूपक में नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का विवेचन किया है। ठीक है, और इस रचना में 4 प्रकाश और 300 कारिकाएं हैं। मतलब एग्जाम में 10 रूपक के बारे में अगर पार्टिकुलर क्वेश्चन दे दिया है ना 10 रूपक के बारे में, तो याद रखिए इसमें 4 प्रकाश और 300 कारिकाएं हैं। ठीक है। 10 रूपक का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, वस्तु, नेता और रस का विश्लेषण है। वस्तु, नेता और रस का विश्लेषण करना था 10 रूपक का उद्देश्य। दृश्य काव्य विवेचन की दृष्टि से 10 रूपक महत्वपूर्ण रचना है। हम लोग को पता ही है कि जो नाटक होता है वो दृश्य काव्य में आता है ना। तो दृश्य काव्य विवेचन की दृष्टि से 10 रूपक क्या है? महत्वपूर्ण रचना है, जो किसकी है? धनंजय की है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग धीरे धीरे बने रहिए, आप लोग नोट्स बनाइएगा अपने हाथों से। ठीक है, आप लोगों को वैसे ज़रूरत होगी तो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा भी दिया जाएगा, लेकिन जब आप लोग खुद अपने हाथों से बनाएंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, क्योंकि जब हम लोग तैयारी करते हैं तो अपना नोट्स ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, आप लोग एक बार वीडियो देखिएगा, फिर सेकेंड टाइम में आप नोट्स बनाइएगा, फिर आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, 10 रूपक ग्रंथ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का सबसे प्राचीन तथा उपादेय सार ग्रंथ है। हाँ,
ठीक है। जो 10 रूपक ग्रंथ है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का सबसे प्राचीन तथा उपादेय सार ग्रंथ है। मतलब नाट्य शास्त्र के आधार पर लिखा हुआ जो प्राचीन ग्रंथ कौन है? 10 रूपक है। ठीक। रस निष्पत्ति के विषय में धनंजय भट्ट नायक के अनुयायी अर्थात भुक्तिवादी हैं। तो हम लोगों ने देख चुका है भट्ट नायक भुक्तिवादी थे। तो रस निष्पत्ति के संबंध में किसका अनुकरण करते हैं? भट्ट नायक का, यानी कि ये भुक्तिवादी हैं। कौन? धनंजय। ठीक। धनंजय ने मन की 4 अवस्थाओं, कौन कौन सी अवस्था है? विकास, विस्तार, क्षोभ एवं विक्षेप के आधार पर क्रमशः 4 प्रधान रसों की कल्पना की। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो रस को मानने वाले थे, तो कौन कौन से रस को प्रमुख माने हैं, कल्पना की है, उसको भी देख लिया जाए। तो श्रृंगार, वीर, विभत्स और रौद्र, इन्होंने 5 रसों को महत्वपूर्ण इनकी कल्पना की है। कौन कौन से? श्रृंगार, वीर, विभत्स और रौद्र। 4 श्रृंगार, वीर, विभत्स और रौद्र रस, 4 रसों की इन्होंने कल्पना की है। ठीक। आगे है धनंजय ने नाट्य रस में शांत रस का भी विरोध किया है। इनका मानना है कि नाटक में शांत रस की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इन्होंने उसका विरोध किया है। इन्होंने श्रृंगार रस की आयोग, विप्रयोग और संभोग प्रभाग किए हैं। ठीक है। और 10 रूपक के रचनाकार धनंजय ने 10 रूपक के चतुर्थ अध्याय में रस का विवेचन किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। धनंजय तो रस को मानने वाले थे और 10 रूपक की रचना भी किए थे, लेकिन इन्होंने जो 10 रूपक के कौन से अध्याय में रस का विवेचन किया है विशद रूप से? तो चतुर्थ अध्याय में। ठीक है, याद रखिए। आगे धनंजय ने शांत रस का अस्तित्व काव्य या नाटक में नहीं माना। देखिए, धनंजय ने शांत रस का अस्तित्व काव्य या नाटक में नहीं माना। हम लोग पहले ही देख चुके हैं ये कि शांत रस विरोधी थे नाटक में, और यह कहा कि शांत रस का अभिनय संभव नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि किन्होंने शांत रस का विरोध किया था, किन्होंने नाटक में शांत रस की आवश्यकता नहीं समझी थी। तो धनंजय ने। ठीक। इनका रस विवेचन शंकुक एवं भट्ट नायक से प्रभावित है। इन्होंने रस की स्थिति, अनुभूति सहृदय रसिक में स्वीकार की है, अनुकार्य राम सीता में नहीं। ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है दोस्तों कि इन्होंने रस की स्थिति यानी कि जो अनुभूति होती है वो सहृदय रसिक में स्वीकार की है, न कि अनुकार्य राम सीता में। जैसे राम सीता मतलब मंचन हो रहा है और हम लोग राम सीता को देख रहे हैं, तो उन लोग जो वार्तालाप चल रहा है वहाँ रस नहीं माना है, वहाँ रस की अनुभूति नहीं माना है। मतलब उनको देख के जो सहृदय है ना, उनके मन में जो आनंद की अनुभूति होती है ना, उसी को रस माना है। ठीक। इन्होंने रसानुभूति दर्शक में मानी है, वही चीज़। ठीक है। तो ये तो हो गए धनंजय जी। आशा करती हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और नहीं आया होगा तो आप लोग फिर से उसको एक बार रोक के देख लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं महिम भट्ट जी पे। ये महिम भट्ट कश्मीर निवासी महिम भट्ट 11वीं शताब्दी के थे और श्यामल गुरु के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम था श्यामल। इनकी विमल कीर्ति, हाँ, तो महिम भट्ट को हम लोग देख रहे हैं, तो इनकी विमल कीर्ति व्यक्ति विवेक रचना के कारण है। तो व्यक्ति विवेक रचना कई बार पूछा गया है, महिम भट्ट व्यक्ति विवेक। ठीक। तो व्यक्ति विवेक रचना कारण इनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। ध्वनि मत के खंडन के लिए प्राण कृति सृजित की गई थी, और ये भी कैसे थे? ध्वनि विरोधी थे। इसके पहले हम लोगों ने किसको देखा था? धनंजय को। ये भी कैसे थे? ध्वनि विरोधी थी। और महिम भट्ट भी ध्वनि विरोधी हैं, और इसी के लिए इन्होंने व्यक्ति विवेक की रचना की थी, ध्वनि मत का खंडन करने के लिए। ठीक। इसमें 3 विमर्श हैं। जो इनका व्यक्ति विवेक है, इसमें इन्होंने 3 चीज़ों का विमर्श किया है। तो क्या है देखते हैं महिम भट्ट जी ने क्या किया था। ध्वनि संबंधी विमर्श, अनौचित्य संबंधी और ध्वन्यालोक के लगभग 40 उदाहरणों का विवेचन किया है व्यक्ति विवेक में। इन्होंने यश उपलब्धि के लिए ध्वनि सिद्धांत का खंडन करने के लिए, ध्वनि सिद्धांत का खंडन के लिए व्यक्ति विवेक ग्रंथ लिखा था। ठीक। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। ध्वनि विरोधी होकर भी ये रसवाद के समर्थक हैं। भले ही ये ध्वनि विरोधी थे, लेकिन किसके समर्थक थे? रसवादी थे। ठीक। और वो भी थे जी, धनंजय भी रसवादी थे, हम लोग देख के आए हैं इधर। और इन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है। ठीक। तो हम लोग कवर कर चुके धनंजय और महिम भट्ट जी को। आगे चलेंगे भोजराज। भोजराज का समय है 11वीं सदी के आरंभिक दौर के। आचार्य भोजराज धारा प्रदेश के राजा थे।
देखिए ये राजा थे, ठीक, थारा प्रदेश की 11वीं सदी के आरंभिक दौर में। और आगे चलेंगे, इनके बारे में देखते हैं भोजराज के बारे में। इनके 85 ग्रंथों में सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश रचना अलंकार शास्त्र विषयक रचनाएं हैं। इन दोनों रचनाओं में रसों का सांगोपांग वर्णन हुआ है। तो ये टोटल कितने लिखे हुए हैं ग्रंथ? 85, लेकिन इनके 2 ग्रंथ ही प्रमुख हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। सरस्वती कंठाभरण एक है और दूसरा है श्रृंगार प्रकाश। ठीक, ये कैसे ग्रंथ हैं? अलंकार शास्त्र विषयक रचनाएं हैं और दोनों में रसों का वर्णन हुआ है अच्छी तरह से, सांगोपांग वर्णन हुआ है, मतलब बहुत अच्छी तरह से। ठीक, भोज के अनुसार रीति का अर्थ है कवि गमन मार्ग। इन्होंने अवंतिका रीति का उल्लेख किया है। हम लोग जैसे काव्य शास्त्रियों का परिचय पूरा देख लेंगे कि करके, है ना, अब 1-2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद काव्य हेतु, रीति, वक्रोक्ति सभी को धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो भोजराज थे उन्होंने अवंतिका रीति का उल्लेख किया है। ठीक, भोजराज ने श्रृंगार को एकमात्र सार्वभौम रस माना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन्होंने श्रृंगार रस को एकमात्र सार्वभौम माना, यानी कि सभी में श्रृंगार रस की व्याप्ति माना है भोजराज ने। सरस्वती कंठाभरण में इन्होंने 12 रसों का विवेचन किया है, जिनमें 4 नवीन रस हैं। सरस्वती कंठाभरण इनकी रचना है, तो इसमें इन्होंने 12 रसों को विवेचन किया है, जिसमें इन्होंने 4 नवीन रस को जोड़ा है। तो कौन सा? प्रेयस, शांत, उदात्त एवं उद्धत। ठीक, आगे चलेंगे। श्रृंगार प्रकाश में इन्होंने रस का जितना विस्तृत एवं सांगोपांग वर्णन किया है उतना संस्कृत साहित्य में किसी ने नहीं। मतलब इनका श्रृंगार प्रकाश रचना है, तो इसमें इन्होंने जितना रस का वर्णन किया है ना, वैसे संस्कृत साहित्य में किसी और आचार्य ने नहीं किया। ठीक है, और इसके 36 प्रकाशों में 25 प्रकाशों में रस का विवेचन हुआ है। श्रृंगार प्रकाश में 36 प्रकाश यानी कि अध्याय हैं, तो टोटल 25 अध्याय में इन्होंने रस का वर्णन किया है अच्छे से, भोजराज ने, याद रखिए। और इसका रस वर्णन शैव दर्शन पर आधारित है। ठीक, भोज ने रीति की संख्या 6 कर दी। भोज ने रीति का अर्थ कविगमन मार्ग कहा है, ये पहले भी देख चुके हैं। तो ये हो गए हमारे भोजराज जी। अब हम लोग क्षेमेंद्र को देखेंगे। क्षेमेंद्र का समय है 11वीं शती का उत्तरार्ध। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इतना तो याद ही होगा। बृहत कथा मंजरी के अनुसार ये अभिनव गुप्त के शिष्य थी। मतलब क्षेमेंद्र अभिनव गुप्त के शिष्य थी, हमें तो पता चलता है ना, ये शिक्षा गुरु थे इनकी, अभिनव गुप्त। और कहाँ पता चलता है? ये बृहत कथा मंजरी में। ठीक, और क्षेमेंद्र का दूसरा नाम व्यासदास था, पूछा जा सकता है कभी। और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्रकृत औचित्य विचार चर्चा उनकी ख्याति का आधार स्तंभ है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। मुख्य और क्या क्या रचनाएं हैं? कवि कंठाभरण, भारत मंजरी, दशावतार चरित, बृहत कथा मंजरी, सुवृत्ति तिलक और औचित्य विचार चर्चा। फिर से एक बार देखिए, साथ में बोलिए। कवि कंठाभरण, भारत मंजरी, दशावतार चरित, बृहत कथा मंजरी, सुवृत्ति तिलक, औचित्य विचार चर्चा, ये 6 ग्रंथ। रचनाओं से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, आप सबको याद रखिए बढ़िया से। चाहे आप लोग ट्रिक बना लें, चाहे बार बार पढ़ के याद रख लें, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। तो याद रखिए, है ना, क्षेमेंद्र की रचनाओं को। आगे है काव्य विषयक। इनके इसमें से काव्य विषयक ग्रंथ कौन कौन से हैं देखते हैं। तो औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण ये काव्य विषयक ग्रंथ थे और कवि शिक्षा संबंधित भी थे। ठीक, और जो इसमें का जो कवि कंठाभरण है वो कवि शिक्षा संबंधित था। इसमें 55 कारिकाएं और 5 संधियां हैं। ठीक, आगे है छंद विषयक रचना। इनके छंद विषयक रचना में है सुवृत्ति तिलक। औचित्य विचार चर्चा में औचित्य के 27 भेदों का वर्णन है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं दोस्तों। ठीक है, और मम्मट से हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि एक साथ बहुत सारा देख लेंगे तो आप लोगों के दिमाग में मिक्स हो जाएगा। तो फिर से हम लोग अगले कड़ी में देखेंगे मम्मट से, और 1-2 क्लास में ख़त्म हो जाएंगे परिचय। आप लोग नोट्स बना लीजिए, एक बार बना लीजिए। फिर इसके बाद एक प्रश्नोत्तरी ले आएंगे आप लोगों के लिए, इससे बनने वाले क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए, आप लोग कैसा लगा ये वीडियो बिल्कुल कमेंट करिए। आप लोग देखते हैं कमेंट नहीं करते, मुझे समझ में आएगा कि क्या सुधार करना है क्या नहीं। अच्छा लगे फिर भी, और अच्छा नहीं लगे फिर भी अपना सजेशन दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।